इधर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकालने जा रही है। पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देहरादून में आज बीजेपी ये यात्रा निकालेगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष समेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि यात्रा के माध्यम से सेना के शौर्य गाथा से आम जनता को रूबरू करवाया जाएगा। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आपको आवाज मिल रही है तो बताइएगा, कहां से आज देहरादून में यात्रा की शुरुआत होगी और किस तरह से यात्रा की शुरुआत होगी? देखिए, मैंने कहा जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उसको एक बड़ी सफलता मिली, बीजेपी अब आतंकवाद के खिलाफ एक प्रतिबद्धता जाहिर करने के उद्देश्य से इस तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकालने जा रही है। आज शौर्य स्थल से ये यात्रा शुरू होगी और गांधी पार्क तक चलेगी। करीब 3 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत विधायक, मंत्री और बड़ी संख्या में बीजेपी के वर्कर्स और आम नागरिक इस यात्रा में शामिल होंगे। ये दावा किया गया है बीजेपी की ओर से। और इसके बाद बीजेपी चरणबद्ध तरीके से इसको पूरे प्रदेश में इस तरह की यात्राओं को ले जाने वाली है। इसके बाद बीजेपी के जो सांगठनिक रूप से पूरे उत्तराखंड में 18 जिले हैं, 18 जिलों में ये रैलियां निकाली जाएंगी और उसके बाद सभी 70 के 70 विधानसभाओं में इस तरह की तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। बीजेपी का कहना है कि ये देश के वीर जवानों के पराक्रम की गाथा आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता रही है उसको जन जन तक ले जाया जाएगा। जी नैनीताल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो देहरादून में बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री समेत तमाम बड़े अधिकारी, तमाम बड़े नेता शामिल होंगे और मंत्री भी। इधर नैनीताल शहर के साथ यहां की सड़कों पर जल्द ही कैरिंग कैपेसिटी तय करने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। चीफ जस्टिस बेंच ने CBRI यानी कि बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को आदेश दिया कि 3 महीने के अंदर नैनीताल का पूरा जियोलॉजिकल सर्वे किया जाए और रिपोर्ट तैयार की जाए कि नैनीताल शहर की जो लोड कैपेसिटी है वो कितनी है। कोर्ट ने रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी निर्देश दिए हैं कि नैनीताल आने वाली सभी सड़कें, चाहे वो काला ढूंगी रोड हो या फिर हल्द्वानी भीमताल कैंची धाम जाने वाली सड़कें, इन सबका सर्वे किया जाए और कैरिंग कैपेसिटी की जानकारी जुटाई जाए। उनको स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि आप ये स्टडी करिए कि जो नैनीताल की इंटरनल रोड्स हैं एज वेल एज द मेन रोड एज वेल एज द रोड्स कमिंग फ्रॉम हल्द्वानी टू नैनीताल एंड काला डूंगी टू नैनीताल, वो किस हिसाब से वहाँ ट्रैफिक का मैनेजमेंट हो सकता है, प्लस रोड उनकी कैपेसिटीज क्या है। इंस्टीट्यूट है उसको बोला है कि जो जियोलॉजिकल यहाँ का वो है लैंडस्केप, उसके बेसिस पे कि एक लोड बेरिंग कैपेसिटी क्या है उसको स्टडी करके बताया जाए। अगर आप नैनीताल घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। नैनीताल में नए टैक्स लगाए गए हैं। वन विभाग से लेकर कैंट तक के अपने टैक्स हैं, तो नगर पालिका के शुल्क भी भारी पड़ रहे हैं लोगों की जेब पर। कैसे, ये हम आपको दिखाते हैं। सरोवर नगरी की इन वादियों की ठंडक आपके लिए अब महंगी हो गई है। सबसे पहले नगर पालिका ने एक गाड़ी का पार्किंग शुल्क 500 रुपए किया, जिसके बाद अब शहर के अंदर पार्किंग के साथ टोल टैक्स भी चारों तरफ लगा दिए गए हैं। वहीं नैनीताल कैंट ने भी अपने इलाके में पार्किंग और गाड़ियों की आवाजाही पर 200 रुपए शुल्क लगा दिया है। इसके साथ ही वन विभाग ने टिफिन टॉप से लेकर चाइना पीक तक जाने वाले पर्यटकों पर टैक्स लगाया है। नगर पालिका ने हर क्षेत्र में, चाहे फॉरेस्ट विभाग हो, नगर पालिका हो, तो ये जो ग्रामीण से लोग आ रहे हैं उनको टैक्स का असर पड़ने लगा है। जो साग सब्जी जो ला रहे हैं गांव से, उनको यहाँ आने में दिक्कत है और जो टैक्स पड़ने बहुत ज़्यादा टैक्स है, तो हमें भी ग्रामीण क्षेत्र में भी जो टूरिस्ट आ रहा है वहाँ भी वो बहुत गंदगी है, तो इको टैक्स वहाँ भी हम लोगों को लगाना चाहिए। तो सर बहुत पड़ेगा, क्योंकि अगर इतने टैक्सेस लगेंगे तो हम कैसे एक्सपेंसेस मैनेज करेंगे, गाड़ियों का, बाकी खाना पीना, सब कुछ इतनी महंगे। ऊपर से आप दोनों तरफ से टोल बना देंगे, हर बार जाना आना टोल, कहाँ से आदमी दे? आम आदमी के बस की बात नहीं कि इतना टोल दे सके। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पालिका ने पार्किंग शुल्क बढ़ाया, इसके बाद टैक्स लगाने की होड़ सी लग गई। वहीं स्थानीय लोगों पर भी टैक्स की मार पड़ रही है, लिहाजा डीएम से लोगों ने शिकायत की है। माननीय न्यायालय के आदेश से भी पालिका ने कुछ टैक्स जो है वो इम्पोज करे हैं,
तो इसमें हम लोग जो इश्यूज आ रहे हैं विभागीय कोऑर्डिनेशन के और स्थानीय लोगों को उससे जो समस्या हो रही है उसको लेकर अभी 1-2 विभाग मेरे पास आए हैं, उनको हम लोग एक जॉइंट मीटिंग सभी की कराकर इसको कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने। नैनीताल में लगे नए टैक्सों का असर टूरिस्टों की जेब पर पड़ रहा है। अगर आप भी गर्मी के मौसम में सर्दी का मजा लेने नैनीताल आ रहे हैं तो नए टैक्स का भार आप पर पड़ने वाला है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार में गुलदार और कुत्तों के आपस में भिड़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रात के वक्त सड़क पर सो रहे एक कुत्ते पर दबे पांव गुलदार ने हमला कर दिया। साथ ही कुत्ते पर गुलदार का हमला होता देख वहां मौजूद दूसरे कुत्ते गुलदार पर झपट पड़े। काफी देर तक यहां देखिए गुलदार और कुत्तों के बीच संघर्ष चलता रहा और आखिरकार स्ट्रीट डॉग्स की बहादुरी ने गुलदार को उल्टे पांव जंगल में भागने पर मजबूर कर दिया। ये वीडियो भेल के सेक्टर 4 का बताया जा रहा है। उत्तराखंड में इस बार मानसून समय से पहले दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने इस बार ज्यादा बारिश की संभावना जताई है और ऐसे में बरसात को लेकर तैयारी भी तेज हो गई है। उत्तराखंड में इस बार मौसम की मार ज्यादा पड़ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इस बार समय से पहले मानसून की एंट्री की संभावना जताई है और पूरे मानसून सीजन में बारिश भी सामान्य से ज्यादा होने की बात कही गई है। राज्य में मानसून जून के पहले हफ्ते में आ सकता है। वहीं पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में बारिश का पैटर्न बदला नजर आ रहा है। दोपहर के वक्त तेज धूप और शाम को तेज बारिश देखने को मिल रही है। मानसून है वो अबाव नॉर्मल जो है उसकी अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि इस बार जो है अबाव नॉर्मल जो है मानसून वो रहेगा। उत्तराखंड में भी जो मॉडल प्रिडिक्शन दिखा रहे हैं तो उसमें अबाव नॉर्मल के लिए वो दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल उत्तराखंड ऐसे भी अगर नॉर्मल देखें इसका तो आसपास के स्टेट से काफ़ी ज़्यादा है और अगर हायर साइड में मिलती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी हमारे लिए दिक्कत है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद हल्द्वानी नगर निगम ने तो बरसात से पहले ही नालियों की सफाई शुरू कर दी है। शहर में छोटे नालों के साथ रक्सिया, कलसिया और देवखड़ी नालों में सफाई शुरू हो चुकी है ताकि नालों से पानी ओवरफ्लो होकर शहर में ना भरे और जान माल का नुकसान ना हो। पूरे हल्द्वानी नगर निगम की नदी नालों को जितने छोटे नाले, बड़े नाले, नालियाँ सभी को साफ करने का अभियान हमने चलाया हुआ है और इसी प्रकार रकसिया नाले को भी हम सफाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हल्द्वानी नगर निगम में जितने भी नाले हैं छोटे बड़े सभी की सफाई मुझे लगता है कि हो जाएगी। हर साल मानसून सीजन में भारी बारिश की वजह से नुकसान होता है। ऐसे में बारिश को लेकर पहले से तैयारी की जा रही है ताकि चारधाम में आने वाले यात्रियों के साथ स्थानीय लोगों को कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 2,70,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए और हर दिन 20 से 25,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं केदारनाथ धाम। आपको बता दें 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से लगातार ही श्रद्धालुओं का सैलाब बाबा के दर्शन के लिए उमड़ रहा है। हालांकि केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चरों की कमी रही है, बावजूद इसके श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं दिख रही। रुद्रप्रयाग से संदीप प्रसाद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, श्रद्धालुओं में जो उत्साह है वो गजब का देखने को मिल रहा है और रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद भारत पाकिस्तान की टेंशन के बीच थोड़ी कमी जरूर थी श्रद्धालुओं की संख्या में, लेकिन एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती दिख रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें क्योंकि जब 2 तारीख को भगवान केदारनाथ के कपाट खुले थे और अभी तक लगभग 12 दिन हुए और 12 दिन में 2,70,000 श्रद्धालु, तकरीबन बड़ा आंकड़ा ये माना जाएगा केदारनाथ यात्रा के लिए। और जो आपने पहलगाम की घटना बताई थी उसके बाद जो तनाव की स्थिति पैदा हुई थी उसके बाद कहीं ना कहीं एक असर केदार यात्रा, चारधाम यात्रा पर भी पड़ा था क्योंकि कुछ टाइम के लिए वहाँ पर हेली सेवाएं भी कुछ देर के लिए बंद हुई थी। लेकिन उसके बाद जो यात्रियों का उत्साह है, जो यात्रियों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है
और हालांकि जो शुरुआत में टोकन सिस्टम को लेकर भी कई दिक्कतें वहाँ पे पैदा हुई थी, और जो घोड़े खच्चर हैं उन पे भी वायरस जो बीमारी उन पे घोड़े खच्चरों पे आई थी सामने, और उसके बाद 2-3 दिन के लिए वहाँ पे घोड़े खच्चर भी बंद रखे गए थे। लेकिन अब वहाँ पर घोड़े खच्चरों की भी आवाजाही शुरू हो चुकी है, और जो टोकन सिस्टम का भी जो जरिया है वो भी ठीक हो चुका है। तो धीरे धीरे अब जो केदारनाथ यात्रा है वो उसमें जो श्रद्धालुओं की संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं 17-18 हजार थे, और अब 21 से 22 हजार श्रद्धालु रोजाना केदारनाथ यात्रा पे पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती इसलिए भी है कि बड़ी यात्रा है, लंबी चढ़ाई वाली यात्रा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें, कहीं कहीं व्यवस्थाएं बनाने में भी होती है। लेकिन अब जो यात्रा चल रही है वो काफी बेहतर है, और काफी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। जी, धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए संदीप। तो यात्रा रफ्तार पकड़ती दिख रही है, चार धाम यात्रा अब ज्यादा बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अब तक 1,30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बद्र विशाल के दर्शन किए। लगातार बद्र विशाल के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ धाम पहुंच रही है। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम में अब तक 2,26,000 से ज्यादा यात्री दर्शन के लिए पहुंचे। सबसे ज्यादा यमुनोत्री धाम में 1,22,000 रिकॉर्ड यात्री पहुंचे, तो वहीं गंगोत्री में 1,04,000 से ज्यादा तीर्थ यात्री मां गंगा के दर्शन कर चुके हैं। वहीं अगर बात पंजीकरण की जाए तो चारधाम यात्रा के लिए अभी तक ऑनलाइन और ऑफलाइन 28 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए सरकार ने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी शुरू की है। सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे का कहना है कि अगर श्रद्धालुओं का कोई दल 25 या उससे ज्यादा की संख्या में है तो वो रजिस्ट्रेशन टीम को अपने ठहरने की जगह पर बुला सकता है। टीम वहां पहुंचकर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करेगी। चारों धाम में अभी तक 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हमने इस साल आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया है ताकि उसको आसानी से मिले, और जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे उनके लिए हमने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था ऋषिकेश, हरिद्वार और विकासनगर में की है। और इतना ही नहीं, अगर 25 से बड़ा ग्रुप है तो जहां पे वो लोग रुके, जिस आश्रम में, जिस होटल में रुके हैं, वहां पे भी हम अपनी टीमों को भेज के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, यानी वो ऑन कॉल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन टीम को बुला सकते हैं। और इस वक्त चारों धाम में घोड़े खच्चर एक भयानक संक्रमण से जूझ रहे हैं। केदारनाथ रूट पर इक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस का खतरा अब कम हुआ है, पर यह वायरस आगे ना फैले इसलिए उत्तरकाशी, नैनीताल, यहां तक कि यूपी से भी सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। केदारनाथ रूट पर घोड़े खच्चर वापस काम पर लौट आए हैं। कोविड जैसा इक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस ऐसा फैला कि घोड़े खच्चर बीमार हो गए थे, जिसमें नाक से पानी आना, सांस लेने में दिक्कत, फेफड़ों की दिक्कत की वजह इनके लिए केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ना मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से 4 दिन घोड़ा खच्चर यात्रा रोकनी पड़ी, तो 13 घोड़ों की मौत भी हुई। हालांकि यमुनोत्री रूट पर घोड़े खच्चर अभी सुरक्षित हैं। एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस हॉर्स फैमिली यानी कि घोड़े, खच्चर और गधों में होता है, किसी दूसरे जानवर में नहीं फैलता। कोविड की तरह इसमें भी RT-PCR टेस्ट होता है और पॉजिटिव पाए जाने पर क्वारंटीन किया जाता है। एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस से ठीक होने में 7 दिन लगते हैं। केदारनाथ रूट पर घोड़े खच्चर वाले यूपी से भी आते हैं, तो पहाड़ों में भी कई जगह सामान ढोने को खच्चरों का इस्तेमाल होता है। नैनीताल में 94 घोड़ों में टूरिस्ट घूमते हैं। ऐसे में एहतियातन सभी जिलों से सैंपल कलेक्ट करके जांच को भेजे जा रहे हैं। उत्तरकाशी बिल्कुल सुरक्षित चल रही है यात्रा, वहाँ कोई भी केस नहीं है, जबकि पॉजिटिव वहाँ भी थे स्टार्टिंग में, बट वो होम क्वारंटाइन करके ठीक रहे। नैनीताल से भी हमारा सैंपल गए हैं, इवन बिजनौर से भी गए हैं यूपी से। यूपी के हाथरस में भी कुछ केस पास मिले हैं, जैसा कि मेरे को NRC के साइंटिस्ट ने बताया है, लेकिन सब जगह सुरक्षित है। विभाग के मुताबिक इक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस 16 साल में दोबारा एक्टिव होता है। इससे पहले साल 2009 में पहली बार चारधाम यात्रा में इस वायरस का पता लगा था। तब यात्रा में करीब 50 घोड़े खच्चरों की मौत हुई थी। वहीं 2010 में जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी और अमरनाथ रूट पर भी ये बीमारी सामने आई थी।
चूंकि इसका कोई प्रोटोकॉल नहीं थी 2009 के बाद इसका एक्ट तैयार हुआ है और फिर प्रोटोकॉल तैयार किए गए हैं। 15-16 साल के बाद ये रिपीट हुई है। इन्फ्लुएंजा है केवल घोड़े से घोड़े में या म्यूल्स में या गधे में फैलता है, हॉर्स फैमिली में जाता है, उससे गाय भैंस में या मनुष्यों में नहीं आता। पहाड़ों में सामान ढोने का काम हो या केदारनाथ और यमुनोत्री की पैदल यात्रा, खच्चर के बिना काम नहीं चलता। ऐसे में कोविड जैसा खतरनाक वायरस केदारनाथ रूट से बाहर ना फैले, इसके लिए एहतियातन जांच के साथ सभी जिलों को अलर्ट किया गया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। पहाड़ों पर मौसम पल पल बदल रहा है। वहीं चारधाम यात्रा के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में स्वास्थ्य विभाग की टीम यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग कर रही है और पहाड़ों पर ठंड से बचाव की जानकारी भी दे रही है, ताकि यात्रा के दौरान यात्रियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जिनको लगता है कि ऐसी बीमारी है कि इनका ऊपर जाना तीर्थ यात्रा के लिए वो ठीक नहीं होगा, तो उसमें उनको कमेंट भी लिखा जाता है कि भाई आपके लिए फिट नहीं, उनको सलाह भी दी जाती है। और साथ साथ जो भी SOP सरकार के द्वारा बनी है तीर्थ यात्रा के लिए, वो भी उनको यहाँ से प्रोवाइड करा दी जाती है। आदि कैलाश यात्रा ने पर्यटन कारोबारियों के चेहरों पर रौनक ला दी है। आलम यह है कि पिथौरागढ़ से लेकर अंतिम गांव कुटे तक देश भर के सैलानियों से पटा हुआ है। यात्रा को शुरू हुए अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं, बावजूद इसके हजारों की संख्या में सैलानी आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कर चुके हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आदि कैलाश यात्रा को लेकर जो जुनून बीते साल नजर आया था, कुछ वैसा ही नजारा इस बार का भी है। आलम यह है कि 1 मई से अब तक आदि कैलाश और ओम पर्वत के हजारों लोग दर्शन कर चुके हैं। यात्रियों की संख्या में आने वाले दिनों और इजाफा होने की पूरी उम्मीद है, जिसे देखते हुए इंतजाम भी किए गए हैं। उच्च हिमालय में मौजूद धार्मिक स्थलों को लेकर सैलानियों के जुनून ने पर्यटन कारोबार को भी परवान चढ़ाया है। आलम यह है कि पिथौरागढ़ शहर के होटल से लेकर कुटी तक के होम स्टे पूरी तरह पैक हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और समस्त सुविधाएं यहाँ पे दुरुस्त कर ली गई हैं और जो यात्री आदि कैलाश आने वाले हैं उनकी क्वारीज यहाँ पर आ रही हैं। यह संभावना है कि 15 तारीख बाद आदि कैलाश की बहुत अच्छी यात्रा रहेगी और काफ़ी यात्री यहाँ पर आएंगे। 2023 में PM नरेंद्र मोदी ने भी आदि कैलाश के दर्शन किए थे। इसके बाद यह इलाका पूरे देश में चर्चित हुआ है। PM मोदी के दौरे के बाद बीते साल 35,000 से ज्यादा यात्री यहाँ पर पहुंचे थे। यात्रा को लेकर बढ़ रहा क्रेज हजारों लोगों को रोजगार भी दे रहा है। पिथौरागढ़, धारचूला, बूंदी, गुंजी, नाभी और कुटी में पर्यटन कारोबारियों की जैसे चांदी हो गई है। आदि कैलाश क्षेत्र में भले ही अब भी सुविधाएं बहुत ज्यादा न हो, बावजूद इसके बॉर्डर इलाकों में सैलानियों की रौनक लगातार बढ़ रही है। काफ़ी आसान हो गया रोड बन के, यहाँ हमें भी बहुत अच्छा सुविधा मिल रहा है और यात्री को भी अच्छी सुविधा मिल रही है। काफ़ी अच्छा लगता है अपने साइड को। आदि कैलाश, बड़े कैलाश, छोटा कैलाश यात्रियों के लिए भी अच्छी सुविधा मिल चुकी है। टूरिज्म और अच्छे से बढ़ जाएगा और 5वां धाम अगर घोषित हो जाता है ये एरिया, तो इस पूरे व्यास वैली को और एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट के लिए। मैदान की आग उगलती गर्मी के मुकाबले यहाँ पहुंचे सैलानियों को मौसम से भी खासी राहत तो मिल ही रही है। साथ ही उन्हें वो सब कुछ भी देखने को मिल रहा है जिसकी चाहत हर किसी की होती है। आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शनों को लेकर लोगों में जिस तेजी से क्रेज बढ़ रहा है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में यहाँ की तस्वीर काफी कुछ बदली नजर आएगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। एसटीएफ ने साइबर अपराधियों पर करारा वार किया है। 17 राज्य 290 साइबर अपराधियों पर एक साथ कार्रवाई की गई। 2 महीने पहले एसटीएफ का ऑपरेशन प्रहार शुरू हुआ था, जिसके तहत 65 साइबर अपराधियों पर एफआईआर की गई और गिरफ्तार भी किए गए। वहीं 30 फरार आरोपियों पर उनके घर पर नोटिस लगाए गए।
रुड़की में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। वहीं खानपुर पुलिस ने प्रहलादपुर गांव के जंगलों में कच्ची शराब बरामद की और 2500 लीटर लहन नष्ट किया है, जिससे कच्ची शराब बनाई जाती है। पुलिस का कहना है नशे के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। देहरादून में स्ट्रीट क्राइम की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। बाइक और स्कूटी सवार बदमाश लोगों को निशाना बना रहे हैं और इससे पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई तरह के गैंग हैं जो इन दिनों सक्रिय हैं। राजधानी में फोन, चेन, पर्स और दूसरे सामान छीन रहे हैं। पिछले 5 महीने में ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा केसेस दर्ज हो चुके हैं। पुलिस भले ही अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही हो, लेकिन लगातार ऐसी वारदात बढ़ती जा रही है, जिससे चिंता भी बनी हुई है। तरह का, लेकिन जिस तरह की घटना कभी स्नैचिंग की जो बात आती है, जनरली ऐसा देखा गया कि ऐसे युवा जो भ्रमित होकर कहीं नशे की आदत में चले जाते हैं, उनके द्वारा इस तरह के छोटे मोटे अपराध कर लिए जाते हैं। बट अभी इस तरह के जो दोनों को पकड़ा गया है, तो उनकी हिस्ट्री के हिसाब से लग रहा है जिस तरह से उन्होंने पहले वाहन को चोरी करा, फिर उससे स्नैचिंग को अंजाम दिया, आगे भी ये घटना करने के मूड में थे। 2 गाड़ियाँ और इन्होंने चुराई थी जिसको ये बेचने की फिराक में थे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये नशे के उसमें नहीं, बट डेफिनेटली क्रिमिनल माइंड से ये काम कर रहे थे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक बार फिर नागरिक सुरक्षा यानी कि सिविल डिफेंस की अहमियत सामने आई है। उत्तराखंड सरकार ने अब इसे और मजबूत करने का फैसला किया है। राज्य के 6 और जिलों में सिविल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया जाएगा। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत पाकिस्तान तनाव और वैश्विक हालात के बीच अब एक बार फिर चर्चा में है सिविल डिफेंस सिस्टम। सिविल डिफेंस यानी आपातकालीन हालात में आम लोगों की सुरक्षा की वो तैयारी जो युद्ध हो या आपदा, हर स्थिति में मददगार साबित होती है। 1962 के भारत चीन युद्ध और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद सिविल डिफेंस की अहमियत बढ़ी थी, लेकिन वक्त के साथ ये सिस्टम कहीं पीछे छूट गया। अब जब फिर से तनाव की स्थिति बनी है तो सिविल डिफेंस सिस्टम की ओर ध्यान गया। चीफ सेक्रेटरी आनंद वर्धन ने उत्तराखंड में सिविल डिफेंस को और मजबूत करने के निर्देश दिए। फिलहाल ये सिस्टम सिर्फ देहरादून में था, अब इसे चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ समेत 6 और जिलों में गठित किए जाने की प्लानिंग है। सिविल डिफेंस का अभी जनपद उत्तराखंड में केवल 1 है। उसकी आवश्यकता को देखते हुए बढ़ाने पर चर्चा की गई। ये कहा गया जो संवेदनशील स्ट्रक्चर हैं, जो संस्थान हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उसका सुरक्षा जो है उसका देखा जाए, उसका परखा जाए उसको और सुरक्षा ऑडिट कराया जाए। उत्तराखंड सामरिक नजरिए से संवेदनशील राज्य है। चीन और नेपाल की लगती सीमाएं, भूकंप, भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं यहां आती रहती हैं। ऐसे में एक संगठित और ट्रेंड सिविल डिफेंस सिस्टम न सिर्फ नागरिकों की जान बचा सकता है, बल्कि संकट काल में सेना और सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।